fellows, it's me Nabil and you guys are watching Nursing Made Easy। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मस्कुलोस्केलेटल के जो पहले पार्ट्स थे उसके अंदर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का हम लोगों ने रिव्यू किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पोजीशंस को, एंगल्स को और रेंज ऑफ मोशंस जो मुख्तलिफ हमारे एरियाज़ की जैसे कि हिप्स, स्पाइन, जॉइंट्स, इसके अलावा उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोगों ने कुछ साइंस को भी डिस्कस किया था जैसे टनल साइन और फैलेंस मैन्यूवर साइन जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा था। और इसके अलावा बल्ज साइन हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी आज जो हम लोग उसी का आगे से पार्ट 2 उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग एबनॉर्मल फाइंडिंग्स पर ज़्यादातर फोकस करेंगे। अब इसके अंदर जो कॉमन मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं उसमें सबसे पहली तो आ जाती है जी फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप क्या है? फुट ड्रॉप, plantar flexion of the foot with the foot bent toward the instep, is a characteristic sign of certain peripheral nerve or motor neuron disorders. It results from weakness or paralysis of the dorsiflexor muscles of the foot and ankle. Foot drop may also stem from prolonged immobility. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो फुट ड्रॉप है, जो आपके प्लेंटर फ्लेक्शन होती है ना, आपके फुट के जो मसल्स होते हैं, प्लेंटर फ्लेक्सर्स होते हैं, सही है, आपके फुट के मसल्स वो क्या होते हैं जी, बेंट हो जाते हैं नीचे की तरफ को, ऐसे झुक जाते हैं अंदर की तरफ को। और इसका करेक्टरिस्टिक साइन ये होता है कि हो सकता है कि आपके जो है ना पेरिफेरल नर्व्स जो जा रही होती है ना, एक होती हैं आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि आपकी जो नर्व्स हैं आपके पेरिफ्रीज में, आपके लिम्स के अंदर जो फैली हुई होती हैं, ठीक है, उनमें से हो सकता है कि भाई किसी का कोई इशू हो गया हो, या आपका कोई मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर हो सकता है कि आपके कोई न्यूरॉन्स का डिसऑर्डर हो सकता है कि भाई आपकी जो सिग्नलिंग है ना, इम्पल्सेस जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो ब्रेन की तरफ से सिग्नल्स पहुंच रहे होते हैं किसी भी ऑर्गन या किसी भी टिश्यू के अंदर, तो वो हो सकता है किसी डिसऑर्डर की वजह से वो मुनक़ता हो गए हैं, बीच में से कट ऑफ हो गए हैं। तो ये भी कोई वजह हो सकती है या अल्ट्रेशन हो सकती है कोई। इट रिजल्ट फ्रॉम वीकनेस और पैरालिसिस, यानी कि ये कमज़ोरी की वजह से या आपके डोर्सी फ्लेक्सर मसल्स जो फुट के और एंकल के होते हैं उनके अंदर पैरालिसिस होने की वजह से हो सकता है, या कमज़ोरी होगी इन मसल्स की या पैरालिसिस हो गया है आपके फुट और एंकल के डोर्सी फ्लेक्सर मसल्स की। तो ये भी एक वजह हो सकती है। फुट ड्रॉप में ऑल्सो स्टेम फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, यानी कि लंबे अरसे तक अगर आप इमोबाइल रहते हो यानी कि चलते फिरते नहीं हो, तो एक ये भी वजह बन सकती है कि जिसकी वजह से आपके फुट ड्रॉप होता है। ठीक है। इसके बाद क्रिप्टस जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, अभी दोबारा आ गया। क्रिप्टस इज़ एन एबनॉर्मल क्रंचिंग और ग्राफ्टिंग या ग्रेटिंग you can hear and feel when a joint with roughened articular surfaces moves. It occurs in patients with rheumatoid arthritis or osteoarthritis, or when broken pieces of bone rub together. इन्होंने बोला है कि क्रिप्टस क्या है, एक एबनॉर्मल क्रंचिंग या ग्रेटिंग साउंड होता है जो कि हमें सुनाई देता है और महसूस होता है जब हमारे जॉइंट्स रफ़ हो जाते हैं, उनकी जो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं जहाँ पर उनके कार्टिलेज लगा हुआ होता है, ठीक है, वो जो सरफेसेस होते हैं वो क्या होते हैं जी, रफ़ हो जाते हैं। और ये हमारे को जो है ना कैसे पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि इसमें क्या होता है कि भाई हमारे जो कार्टिलेजिनियस सरफेसेस होते हैं ना बोन्स के, वो बीच में से जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स क्या होती हैं आपस में रब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर व्हेन ब्रोकन पीसेस ऑफ बोन रब टुगेदर, यानी कि अगर आपका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया और फ्रैक्चर वगैरह होने की वजह से आपकी जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं उनके जो टूटे हुए हिस्से हैं वो आपस में रबिंग टुगेदर हो रहे हैं, रब टुगेदर हो रहे हैं, तो
तो ये भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको क्रिप्टस हो रहा है, ठीक है। पेन की बात करें भाई, आर्म पेन, पेन एनीवेयर फ्रॉम द हैंड टू द शोल्डर, एंड लेग पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम musculoskeletal disorders, but they can also stem from neurovascular, cardiovascular और neurological disorders। कह रहे हैं जो दर्द होती है, पेन, जो बाजू की जो दर्द होती है, वो दर्द कह लो कि आपके शोल्डर की वजह से हो सकती है, कि भाई आपका जो अ, कंधा है, ठीक है, कंधे की वजह से हो सकता है कि भाई आपके पूरे हाथ में, बाजू में दर्द महसूस हो रही है आपके शोल्डर की वजह से, आर्म पेन हो रही है। और अगर लेग पेन की बात करें तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर किसकी वजह से एसोसिएटेड होती है, जब आपको कोई मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और ये क्या है, बट दे कैन ऑल्सो स्टेम फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर, यानी कि आपकी नर्व्स और वेसल्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, या कार्डियोवैस्कुलर के साथ, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल कौन सा होता है कि भाई आपके नर्व्स से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर वगैरह है, वो भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको आर्म या लेग के अंदर पेन महसूस हो रही है। इसके अलावा फिर मसल स्पाज़म आ जाता है। मसल स्पाज़म यानी कि पट्ठों का खिंच जाना। मसल स्पाज़म को हम लोग क्रैम्प्स भी कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, सही है। ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। दे कैन अकर इन वर्चुअली एनी मसल बट आर मोस्ट कॉमन इन द काफ एंड फुट। कह रहे हैं अगर देखा जाए तो हमारे किसी भी मसल के अंदर स्पाज़म हो सकता है या क्रैम्प्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ज़्यादातर किस में हमारे को देखने को मिलता है, एक तो हमारे पैरों के अंदर, और दूसरा हमारे काफ मसल्स जो हमारे ये होते हैं ना, जिन्हें हम लोग गैस्ट्रोसिनेमियस कहते हैं, वो वाले मसल्स, उनके अंदर कह लो कि देखने को मिलता है। मसल स्पाज्म टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम सिंपल मसल फटीग, एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स या प्रेगनेंसी। कह रहे हैं ज़्यादातर हमें पट्ठों का खिंचाव, मसल स्पाज्म या क्रैम्प्स टिपिकली तौर पे किस किस्म की सिचुएशंस में देखने को मिलता है, जब हमारे को थकावट होती है, मसल्स के हमारे थक जाते हैं, उस वजह से होता है। एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो माइक्रो लेवल पे रप्चर हुए होते हैं, तो एक ये भी वजह है, और उसकी वजह से फिर लैक्टिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, कि भाई इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंस होते हैं तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वगैरह वो ख़राब हो जाती है, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह करवाने में। इसके अलावा क्या आ जाता है जी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो सकता है, कि भाई आपकी नर्व्स और मसल्स के बीच में जो जंक्शन बना होता है ना, वहाँ पर कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके मसल्स जो है प्रॉपरली तौर पर इम्पल्सिस ही कैरी नहीं कर रहा है, तो उसका भी कोई डिसऑर्डर हो सकता है। और प्रेगनेंसी के अंदर तो होता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं या फ्लक्चुएशंस हो रही होती हैं, तो ये तो एक मेन वजह है। इसके बाद मसल वीकनेस आ जाती है जी। मसल वीकनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम अ मेल फंक्शन इन द cerebral hemispheres, brain stem, spinal cord, nerve roots, peripheral nerves और myoneural junctions within the muscle itself। अब इन्होंने इसके अंदर बोला है कि जो हमारी मसल वीकनेस हो रही है ना, मसल्स की जो कमज़ोरी हो रही है, वो हमारे cerebral हेमिस्फेयर जो होते हैं ना, जो हमारा सीरिब्रम है, हमारे को पता है कि वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक राइट और लेफ़्ट। उनमें से अगर किसी के अंदर भी कह लो कमज़ोरी, मेल फंक्शनिंग हो गई है, यानी कि प्रॉपरली तरीके से वो काम नहीं कर रहा, या हमारे ब्रेन स्टेम हो सकता है, क्योंकि वो भी, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है जी हमारे सिग्नल्स को, जो हमारी बॉडीली सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रिज के तौर पे काम करता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो भी, उसका भी यही है। बाकी नर्व रूट्स, पेरिफेरल नर्व्स या मायोन्यूरल जंक्शन, यानी जो मसल्स और न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शंस होते हैं ना, मसल सेल्स और न्यूरॉन्स के बीच में, वहाँ पर भी कह लो अगर किसी भी किस्म की कोई मेल फंक्शनिंग हो गई है, प्रॉपरली तौर पर काम नहीं हो रहा, सही है, उसकी उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि मसल वीकनेस हो जाती है, आपके जो पट्टे हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या आपके मसल्स के अंदर भी मसला हो सकता है कि भाई आपके मसल्स का ही कुछ इशू हो गया, तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हो जाता है ये। फिर इसके बाद मसल एट्रोफी आ जाती है। मसल एट्रोफी और मसल वेस्टिंग रिजल्ट्स फ्रॉम डीजनरेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड मसल डिजीज़,
disuse. Some people atrophy also occurs with aging. यानी मसल एट्रोफी होती है किस वजह से, जब आप लंबे अरसे तक अपने मसल्स का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी वजह से उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलती। जब उनको स्टिमुलेशन नहीं मिलती तो फिर वो कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, और हमारे जब भी कोई भी ऑर्गन भी या कोई भी मसल या कोई भी टिश्यू जब इस्तेमाल काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं होता तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग एट्रोफी कहते हैं। ठीक है, मसल एट्रोफी या इसे मसल वेस्टिंग भी कहते हैं। ये जो है ना हमें नॉर्मली तौर पर ये फिनोमेनन देखने को मिलता है एजिंग के अंदर, यानी कि बुढ़ापे के अंदर ये हमें नॉर्मली तौर पर देखने को मिलता है। इसके बाद आ जाता है जी ट्रोमेटिक इंजरी। ट्रोमेटिक इंजरी इंक्लूड्स फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, एम्पुटेशन, क्रश इंजरीज एंड सीरियस lacerations. To swiftly assess a musculoskeletal injury, remember the 5 P's: pain, paresthesia, paralysis, pallor और pus। कह रहे हैं कि ट्रोमेटिक इंजरी, इन्होंने बोला है कि जो ट्रोमेटिक इंजरीज़ हैं उनके अंदर कौन सी आ जाती है, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं यानी कि हड्डियों का टूट जाना, जॉइंट डिसलोकेशन हो सकती है, एम्पुटेशन यानी कि जब किसी ऑर्गन को काट देते हैं या कह लो किसी लिम्ब को काट देते हैं ड्यू टू सम रीज़न। क्रश इंजरीज़ हो सकती हैं, कभी आप जैसे कि ट्रक के नीचे आ गए या इस तरह का कुछ। ये सीरियस लेसरेशंस आ सकती हैं यानी कि सीरियस किस्म की इंजरीज़ वगैरह जो भी ट्रैफिक इंजरीज़ आ जाती हैं या ट्रोमेटिक इंजरीज़ कह लो। आरटीए वगैरह भी इसके अंदर आ जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो होती हैं। ठीक है, इसके अंदर जब भी हम लोग कोई ट्रोमेटिक पेशेंट आएगा, इस टाइप का जो कोई पेशेंट आएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी सीरियस इंजरी के साथ आया हो, तो हम लोगों ने उसकी अगर मस्कुलो स्केलेटल असेसमेंट कर रहे हैं ना तो उसके अंदर हम लोगों ने ये 5 पीज़ हैं जो कि याद रखने हैं। वो 5 पीज़ कौन से हैं जी, ये हैं मस्कुलो स्केलेटल इंजरी के, जो कि हम लोगों को असेस करने की ज़रूरत है। एक क्या है जी, पेन, पैरेस्थीसिया, पैरालिसिस, पैलर और पल्स। पेन अगर पेशेंट को महसूस हो रही है अभी तक, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई अभी उसके अंदर नर्व इम्पल्सिस ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अभी वो जो ऑर्गन है, वो टिश्यू है, वो कह लो अभी तक ज़िंदा है। सही। अगर पेशेंट को दर्द महसूस हो रही है तो हमने फिर उससे पूछना है कि भाई आपको कहाँ पर दर्द महसूस हो रही है, कितनी शिद्दत की दर्द महसूस हो रही है और उसकी क्वालिटी क्या है, यानी कि मतलब शार्प पेन है, लोकलाइज्ड पेन है, किस टाइप की भी है, तो वो भी हम लोगों ने फिर पेशेंट से पूछनी है। ठीक है, पेन सबसे पहला ये इंडिकेट कर रहा है। पैरेस्थीसिया का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे टिंगलिंग या नंबनिंग्स होता है ना, टिंगलिंग या नंबनेस सेंसेशन, उसे हम लोग पैरेस्थीसिया कहते हैं। Assess for loss of sensation by touching the injured area with the tip of an open safety pin. Abnormal sensation or loss of sensation indicates neurovascular involvement. अगर abnormally तौर पर आपको sensation हो रही है या आपकी loss of sensation होगी, यानी कि आपकी sensation ही ख़त्म हो गई है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि आपका न्यूरोवेस्कुलर सिस्टम जो है ना आपका इन्वॉल्वमेंट हो गई है, यानी आपका न्यूरो नर्वस सिस्टम का और वेस्कुलर आपकी वेसल्स का यानी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जो हो रही है वो भी उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है बीच में। सही है, तो पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाना या एबनॉर्मल सेंसेशंस होना, टिंगलिंग और नंबनेस सेंसेशन जैसे मैंने पहले बोला, तो वो आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर पैरालिसिस आ जाता है। कैन द पेशेंट मूव द अफेक्टेड एरिया, जो उसका अफेक्टेड एरिया क्या वो उसको मूव कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा तो फिर हो सकता है उसका कोई टेंडन डैमेज हो गया। टेंडन हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था कि टेंडन क्या होता है, जो कि मसल को बोन के साथ जोड़ता है। सही है, वो हो सकता है वो डैमेज हो गया है, ब्रेक हो गया है, या कह लो हमारी कोई नर्व वगैरह जो है ना डैमेज या ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से कह लो वो उस एरिया की जो मूवमेंट है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। वो पेशेंट अपने वो वाला एरिया मूव ही नहीं कर पाएगा, हिला ही नहीं पाएगा। पैलर क्या होता है जी, पेलनेस, डिस्कलरेशन एंड कूलनेस ऑन द इंजर्ड साइड में इंडिकेट न्यूरोवेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़। पैलर क्या होता है कि जब किसी हिस्से की ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो कलर है ना वो पीला पीला सा हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है और येलोइश हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ठंडा महसूस होता है वो वाला, कूलनेस होती है इस एरिया पे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है ना उस एरिया की कॉम्प्रोमाइज़ होती है और
स्टेगनेशन की वजह से क्या होता है कि भाई वो एरिया जो है ना उसे कहते हैं पोई किलोथर्मिया, सही है, यानी कि टेम्परेचर ठंडा हो जाता है उस एरिया का, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भाई न्यूरोवेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है। या तो आपकी नर्व्स जो है ना उस एरिया की अब फंक्शन नहीं कर रही, या आपकी जो वेसल्स है ना उसको ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा रही, सही है, वहाँ उस एरिया को, जो कि हाइपोक्सिया को भी कह लो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। पल्स की अगर हम बात करें, चेक ऑल पल्सेस डिस्टल टू द इंजरी साइट। डिस्टल से इंजरी साइट तक यानी कि दूर का जो एरिया है वहाँ से लेकर अ, जो इंजरी साइट है ना जहाँ पर चोट लगी है, वहाँ पर हम लोग पल्सेस को चेक करेंगे, असेस करेंगे कि भाई पल्सेशन वहाँ पे महसूस हो भी रही है कि नहीं। इफ़ अ पल्स इज़ डिक्रीज और एब्सेंट, ब्लड सप्लाई टू द एरिया इज़ रिड्यूस्ड। अगर वहाँ पर जो हमें पल्स थोड़ी महसूस हो रही है, या कह लो अगर हमारे को वहाँ पे महसूस ही नहीं हो रही, तो फिर आप इसका जो है ना क्लियर साइन समझ सकते हो कि भाई उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई है, कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़्ड हो गई है। ठीक है, पल्स आ जाता है। अब ये 5 पीस क्या है? पेन, पैरेस्थीजिया, पैरालिसिस, पैलर और पल्स। ठीक है, ये लाजमी याद रखने वाली चीज़ है। अब हम आते हैं मेन चीज़ों पे। अच्छा, पहले आ जाता है हमारे पास स्कोलियोसिस, जो कि ये वाली इमेज है, ये जो साइड वाली, ठीक है। Scoliosis. In a patient with scoliosis, lateral deviation of the spine is present and the patient leans to the side. Other finding includes uneven shoulder blades height and shoulder blade prominence, unequal distance between the arms and the body, asymmetrical waistline, uneven hip height. स्कोलियोसिस के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट की स्पाइन होती है, सही है, जो शख्स होता है जिसको स्कोलियोसिस होता है उसकी जो स्पाइन होती है ना, स्पाइनल कोड जो होती है, सही, जो उसकी वर्टिब्रा होती है वो डेविएटेड होती है लेटरली तौर पे, यानी कि साइड पे, राइट या लेफ्ट साइड पे कह लो कि डेविएटेड होती है, मुड़ी हुई होती है, और उसके प्रेजेंट होती है। और वो जो है ना कह लो थोड़ा सा ऊपर से झुका होता है, या कह लो इस तरह से कह लो लीन फॉरवर्ड हुआ होता है, एक तरफ को ज़्यादा झुका हुआ होता है। उसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो उसके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ना स्कैप्यूला, उनकी भी जो हाइट है वो अनइवन होगी, बिल्कुल बराबर नहीं होंगे वो। और जो उसके शोल्डर ब्लेड्स की जो प्रोमिनेंस है ना, जो कह लो हमारे जैसे कह लो अलहदा से बाहर को थोड़े निकले होते हैं, तो ऐसे पता लग रहा होता है कि भाई यहाँ पर मौजूद है। जैसे अगर ये स्कोलियोसिस वाला होगा ना तो ऐसे बंदे के नहीं होती, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं होती उसकी। बाकी अनइक्वल डिस्टेंस बिटवीन द आर्म्स एंड द बॉडी, उसके जो बाजू हैं और उसकी जो बॉडी है ना उनके अंदर कह लो कि अनइवन डिस्टेंस होगा। इसके अलावा एसाइमेट्रिकल वेस्ट लाइन, उसकी जो वेस्ट लाइन है, ठीक है, वेस्ट लाइन भी कह लो उसकी एसाइमेट्रिकल होगी, यानी कि राइट साइड पे अलहदा होगी, लेफ्ट साइड पे अलहदा होगी, बिल्कुल बराबर नहीं होगी। और उसकी जो हिप की हाइट है वो भी अनइवन होगी। अगर एक बॉलीवुड एक्टर है जिसको कहते हैं जिनका नाम है ऋतिक रोशन, उनको भी कह लो स्कोलियोसिस का था पहले, तो उन्होंने बाद में फिर इसको ट्रीट करवा लिया। तो बाकी ये भी एक कह लो लाइव एग्जांपल है। इसके अलावा फिर दूसरे पे आ जाता है काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। काइफोसिस क्या है जी? इफ़ द patient has pronounced kyphosis, the thoracic curve is abnormally rounded as shown below. काइफोसिस और लॉर्डोसिस में अगर मेनली तौर पर फ़र्क की बात करें ना तो वो यही होता है कि जो काइफोसिस होता है इसमें आपके जो थोरेसिक कर्व है ना, थोरेसिक रीजन की जो वर्टिब्रा है उसका जो कर्व होता है ना वो जो है ना वो हो जाता है था ज़्यादा राउंडेड होता है एबनॉर्मली तौर पर ज़्यादा जो है ना राउंडेड हो जाता है काइफोसिस के अंदर। लॉर्डोसिस की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्डोसिस अपने नाम से ही बता रहे हैं कि भी इसे लंबर एल से, लॉर्डोसिस एल से। इसमें क्या होता है, हमारी जो लंबर रीजन की जो वर्टिब्रा है ना वो कह लो कि ज़्यादा जो है ना थोड़ी सी कर्वी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है एबनॉर्मली तौर पर, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, कुछ कंडीशंस के अंदर ये नॉर्मल होता है। कब? जब वुमेन कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसके जो एब्डोमेन रीजन होता है वहाँ पर कह लो कि काफ़ी प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो लंबर रीजन की जो वर्टिब्रा है ना वो थोड़ी ज़्यादा राउंडेड दिखती है, तो ऐसे केस में नॉर्मल होती है। इसके अलावा जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी कह लो कि ये थोड़ी राउंडेड जो है ना हमें लंबर वर्टिब्रा जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है।
इसको हम लोग वेडलिंग गेट भी कहते हैं, ठीक है। लॉर्डोसिस को वेडलिंग गेट भी कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है, तो ये भी देख लेना एक दफ़ा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जी हेबर्डन्स एंड बुचार्ड्स नोड्स। हेबर्डन और बुचार्ड नोड्स जो होते हैं ना, ये हमें टिपिकली तौर पे आम तौर पर हमें किस पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस के साथ होता है, ठीक है। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये एक प्रोलॉन्ग्ड या क्रोनिक चलने वाली, लंबे अरसे तक चलने वाली एक एक डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट, आपके जो जॉइंट का जो कार्टिलेज होता है ना, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, सही है। आपके जॉइंट का जो, जैसे दो बोन्स को मिला के एक जॉइंट बनता है ना, तो जो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज मौजूद होता है ना, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो बोन्स है ना, वो आपस में रबिंग होना शुरू हो जाती हैं, रगड़ना शुरू हो जाती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, सही। और साउंड एक बनता है क्रिप्टस, वो जो हमने पीछे पढ़ा है। डेट कॉमनली अकर्स इन द हिप्स, हिप्स में होता है, पीठ पे, सही है। इसके अलावा नीज़, हमारे जो घुटने आ जाते हैं, और जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स, और हमारी उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर भी ये होता है। और हेबर्डन्स और बुचार्ड्स, इनको जो है ना याद रखने का क्या तरीका है, जो हेबर्डन नोड्स होते हैं ना, ये हमें हमेशा डिस्टली प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। एच डी याद रख लो, हेबर्डन्स डिस्टल, बुचार्ड्स प्रॉक्सिमल, बीपी और एच डी, ये कह लो एक मेमोरी ट्रिक है याद रखने की इनको। द नोड्स में बी रेड, स्वॉलन एंड पेनफुल इनिशियली, शुरू शुरू में क्या होंगे, इन पे रेडनेस होगी, सोजन होगी, दर्द भी महसूस होगी। इवन दे बिकम पेनलेस बट आर एसोसिएटेड विद लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी। अवेंचुअली यानी कि बाद में क्या होगा, शुरू शुरू में इन पर दर्द भी महसूस होगी, सोजन भी होगी, और रेडनेस भी होगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जब ये एक्सटेंड करते जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर एट दी एंड आपको जो है ना, ये पेनलेस हो जाएंगे, दर्द महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर आपकी जो जॉइंट की मोबिलिटी है ना, कि आपका जॉइंट जो मूवमेंट कर रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर आप इतने जॉइंट की मूवमेंट नहीं कर पाओगे इनकी वजह से। हेबर्डन नोड्स को जो भी मैंने बात की, एच डी, हेबर्डन डिस्टल। Heberden nodes are hard, bony and cartilaginous enlargement that appear on the distal interpharyngeal joints, वही जो मैंने भी बात की। इसके बाद फिर बोचार्ड नोड्स आ जाते हैं। बोचार्ड नोड्स आर सिमिलर, मिलते जुलते ही होते हैं इसके जैसे, बट लेस कॉमन, लेकिन इतने आम तौर पर हमें देखने को कम ही मिलते हैं। हेबर्डन्स हमारे को ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। एंड अपेयर ऑन द प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है जी गैंग्लियन। अ गैंग्लियन इज अ राउंड enlarged fluid filled cyst commonly found on the dorsal side of the wrist। गैंग्लियन क्या होता है जी, ये एक राउंडेड होता है, यानी कि ऊपर से इसके जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड होता है, गोल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, और इस एक सिस्ट होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। कॉमनली तौर पर हमें ये मिलता है डोर्सल साइड ऑफ द रिस्ट, यानी कि जो हमारी कलाई है ना, कलाई का जो उसका डोर्सल, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो कह लो, एक तो होता है ना अंदर वाला जो हथेली वाला हिस्सा होता है, हथेली से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ से कह लो जो रिस्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वहाँ पर ज़्यादातर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। और गैंग्लियन क्या होता है जी, ये नॉन टेंडर होता है, यानी कि ये बिल्कुल भी सख्त महसूस नहीं होता, या और ना ही पेशेंट को दर्द महसूस होती है जब ये कह रहे हैं। बट व्हेन इट डेवलप्स नियर अ टेंडर शीथ, इट मे बी पेनफुल एंड मे लिमिट जॉइंट मोबिलिटी। कह रहे हैं कि गैंग्लियन जो है ना, ज़्यादातर नॉन टेंडर होता है, यानी कि अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमारे को इतना सख्त सख्त महसूस नहीं होता, और हमारे को इस पर दर्द भी इतनी महसूस नहीं होती, सही, दर्द वगैरह भी कोई महसूस नहीं होती। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर अगर ये टेंडर शीथ, जो टेंडर शीथ पर अगर ये बन जाए ना, डेवलप हो जाए, तो तब हमारे को जो है ना, हो सकता है कि दर्द महसूस हो, और हमारे जो जॉइंट की, हमारे जो रिस्ट है ना, हमारी कलाई, इसकी जो मोबिलिटी है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो यही गैंग्लियन, द मोर यू लर्न द मोर यू नोट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये थोड़े से मज़े की चीज़ है।
रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि ये आ जाता है, ठीक है। रेमेटॉइड अर्थराइटिस a chronic systemic inflammatory immune disorder. Rheumatoid arthritis commonly affects bilateral joints of the fingers, wrists, elbows, knees, or ankles, as well as surrounding muscles, tendons, ligaments, and blood vessels. Spontaneous remissions and unpredictable exacerbations mark the course of its potentially crippling disease. Swollen, painful, and stiff joints, especially of the hands, and are typically in acute rheumatoid arthritis. ये सारी जो है ना characteristics दी गई हैं जी rheumatoid arthritis की. As the disease progresses, bone atrophy and misalignment cause visible deformities, restriction of movement, and muscle atrophy. In chronic rheumatoid arthritis, deformities of the interphalangeal joints develop: swan neck deformity, hyperextension of the proximal interpharyngeal joints with the flexion of the distal interpharyngeal joints may occur. A less common deformity is the Boutonniere's deformity, flexion of the proximal interpharyngeal joint with hyperextension of the distal interpharyngeal joints. ठीक है जी। रेमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है जी, एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हमारी अपनी बॉडी की ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो एबनॉर्मली तौर पर हमारे हेल्दी टिश्यूज़ को, मेनली तौर पर अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो साइनोवियम है, यानी हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना जो कि साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, ये उसको जो है ना डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो साइनोवियम है वो खुश्क होना शुरू हो जाती है, फ्रिक्शन पैदा होना शुरू हो जाती है, और उसकी मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से फिर क्या होता है हमारे जो अंदर का कार्टिलेज है, सही है, कार्टिलेज जो अंदर का होता है ना बोन का, वो अपनी जगह सही रहता है, लेकिन एट दी एंड वो भी जो है ना फिर डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर बोन्स जो है ना बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। और इसका एंड स्टेज क्या होता है जी, एनकाइलोसिस हो जाता है, यानी कि दो बोन्स जो है ना आपस में बिल्कुल फ्यूज टुगेदर हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और आर्टिकुलेशन ख़त्म हो जाती है। और इसके अंदर कौन से एरियाज इफेक्ट होते हैं वो सारे इधर लिखे हुए हैं, सही है, फिंगर्स, रिस्ट्स, एल्बोज, नीज या एंकल्स। इसके अलावा जो सराउंडिंग के, जो इर्द गिर्द के होते हैं ना टिश्यूज़, जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, वो भी कह लो कि मुतासिर करती हैं, होती हैं इसके अंदर। और ये जो है ना सिस्टमेटिकली तौर पे मुतासिर करता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जॉइंट्स को मुतासिर नहीं करता, पूरी बॉडी ही इससे मुतासिर होती है, ठीक है। इसकी जो मेजर डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं ना, उसमें क्या आ जाती हैं जी, एक तो ये है स्वॉलन जॉइंट्स, तो ये तो हो गया, इसके अलावा स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी और ब्यूटेनाइड्स डिफ़ॉर्मिटी। ये जो ब्यूटेनाइड्स डिफ़ॉर्मिटी है ना, ये लेस कॉमन है, इतनी ज़्यादा कॉमनली तौर पर देखने को नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन जो स्वान नेक होती है ना, ये हमें काफ़ी कॉमनली तौर पे इसके अंदर जो है ना देखने को मिल जाती है, हाइपर एक्सटेंशन होती है हमारे जॉइंट्स की, ठीक है। ये दोनों ही प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। यही मेजर चीज़ थी, जो पॉइंट था इसके अंदर, जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस है असल में। गाउट की अगर हम लोग बात करें, गाउट क्या एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर यूरिक एसिड डिस्पोजिशन हो जाता है जी, जॉइंट्स कॉज द जॉइंट्स टू बिकम पेनफुल, अर्थेटिक, रेड एंड swollen, स्किन टेम्परेचर में एलिवेटेड ड्यू टू इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। गाउट क्या होता है जी, ये गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर जब हम लोग ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं, ठीक है, प्यूरिन जिसके अंदर ज़्यादा हो, जैसे रेड मीट वगैरह खाते हैं या इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह, या सी फूड्स वगैरह खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, प्यूरिन मौजूद होता है। जो प्यूरिन होता है ना, जब हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो उसका काफ़ी फ़ायदा होता है, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना, वो हमारे पास जो है ना ये यूरिक एसिड बनता है, जो कि एक वेस्ट है। अ, बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है कि भाई आपकी एक्सक्रीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कि आपकी किडनीज़ जो है ना उसको यूरिन के ज़रिए से बाहर नहीं निकाल पा रही,
जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है ना वो आपके ब्लड के अंदर जो है ना एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है। और अब आपके ब्लड के अंदर ही तो नहीं ना हर सारे टाइम घूमता रहेगा, उसने कहीं ना कहीं तो जमा होना है। तो वो क्या करता है जी, आपके जो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं ना वहाँ पर वो जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल्स की। ये क्रिस्टल्स होते हैं यूरिक एसिड के बने हुए, यूरेट क्रिस्टल्स इन्हें कहते हैं। तो ये मेनली तौर पर हमें कहाँ पर देखने को मिलता है जी, ये हमें देखने को मिलता है आपका जो बिग टो है ना, जो आपके पैर का जो बड़े वाला अंगूठा है, वहाँ पर जो है ना उसके कोने पर लेटरल साइड पे हमें देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उस एरिया की जो सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन हो जाती है, हल्का से भी टच बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। और उस जगह का टेम्परेचर भी वार्मथ भी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि हाइपर वेस्कुलरिटी, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन हो रही है। तो ये जो है ना जॉइंट को भी कह लो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और गाउट यही है डिजीज़, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर Muscular dystrophy is a group of congenital disorders categorized by progressive symmetrical wasting of skeletal muscles without neural or sensory defects. The most common form is Duchenne's pseudo hypertrophic muscular dystrophy. Duchenne's occur during early childhood. Onset is insidious and occurs between age 3 and 5. The disorders initially affects the legs, pelvis, and shoulders. Findings include enlarged firm calf muscles, waddling gait जिसे हम लोग lordosis भी कहते हैं, lumbar lordosis, toe walking and positive Gover's sign, difficulty climbing stairs, history of frequent falls. अच्छा, अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है कि जब हमारे मसल्स जो हैं उनके अंदर एट्रोफी होना शुरू हो जाती है, कि कह लो कि वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। एट्रोफी नहीं, डिस्ट्रॉफी कह लो, कि वो जो अपना फंक्शन है ना वो लॉस करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी मस्कुलर प्रॉब्लम के या किसी न्यूरल प्रॉब्लम के, किसी भी डिफेक्ट के बगैर उनका जो फंक्शन है ना बस खुद ब खुद ही कह लो कि कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है कॉन्जेनाइटली तौर पे। यानी कि जब वो पैदा होते हैं ना तब भी उनको ये जो है ना मस्कुलर डिसऑर्डर ये आ जाता है उनके साथ ही। और कॉन्जेनाइटल है यानी कि बचपन से जब से पैदा होते हैं ना तब से ही उनको ये विरसे में मिल जाता है एक तरह से कह लो। और प्रोग्रेसिव होता है यानी और सिमेट्रिकल होता है, यानी कि अगर राइट हैंड मुतासिर हो रहा है तो लेफ्ट हैंड भी मुतासिर हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि दोनों साइड जो लेफ्ट और राइट साइड है ना वो दोनों की दोनों ही कह लो मुतासिर होंगी इसके अंदर। आपके स्केलेटल मसल्स यही आ जाता है कि न्यूरल और सेंसरी डिफेक्ट के बगैर ही कह लो कि वो डिस्ट्रोफी होना शुरू हो जाती है, उनमें डीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। इनकी जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है ना मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, इसे हम लोग कहते हैं ड्यूचनेज। ड्यूचनेज कह लो या कह लो स्यूडो हाइपरट्रॉफिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। स्यूडो हाइपरट्रॉफिक का मतलब क्या है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और हाइपरट्रॉफी का मतलब जब आपके सेल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं ना, मस्कुलर पीपल जो होते हैं उनके जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफिक होते हैं, बड़े बड़े मसल्स होते हैं और काफ़ी ताकतवर होते हैं। लेकिन इसके अंदर फॉल्स हाइपरट्रॉफिक है, यानी कि मसल्स बड़े इनलार्ज दिखेंगे, जैसे बहुत बड़े बड़े मसल्स हैं, जैसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन असल में क्या होगा कि अंदर से जो है ना बिल्कुल खाली होंगे, और कह लो कि सही तरह से वो बस साइज़ में ही बड़े होंगे और बाकी उनका फंक्शन कुछ भी नहीं होगा। ड्यूचनेस क्या होता है जी? ये तकरीबन एज की अगर बात करें तो ये 3 से 5 साल की उम्र के अंदर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, जो कि 3 से 5 साल की एज बनती है। जब टोडलर्स की एज ख़त्म होती है ना उसके बाद फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है। डिसऑर्डर क्या इनिशियली इफेक्ट करता है जी? हमारी टांगों को, हमारी पेल्विक जो पेल्विक गर्डल वगैरह आ जाती है ना वो हमारी पेल्विस आ जाती है, लेग्स आ जाती हैं, टांगें, हमारे कंधे आ जाते हैं। और फाइंडिंग्स क्या होती हैं जी? आपके इनलार्ज बड़े बड़े और बड़े फिल्म किस्म के जो है ना आपके काफ मसल्स, जो आपके गैस्ट्रोसिनेमियस है ना वो वाले मसल्स आ जाते हैं। वेडलिंग गेट वही वाला आ जाता है जी, लंबर लॉर्डोसिस वही जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है,
कि आपकी जो लंबर रीजन है ना आपका, वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना वहाँ से जो आपकी वर्टिब्रा है वो अंदर की तरफ को होगी, सही है, अब नॉर्मली तौर पर। और आपका गोवर साइन, ये अभी हम देखेंगे क्या होता है गोवर साइन, ये पॉजिटिव आता है। फिर डिफ़िकल्टी यानी कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होगी, और आपकी जो है ना हिस्ट्री होगी कि जो है ना आप काफ़ी दफ़ा जो है ना, जैसे कह लो ये बंदा अगर कोई होगा ना इसके साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ, वो काफ़ी दफ़ा जो है ना गिरा होगा, सही है। हो सकता है कि उसके अपना वेट ना संभाला गया हो, मसल्स उसके कंट्रोल ना हो पाए हों, और उसका वेट ना संभाल पाए हों, तो जिसकी वजह से वो गिर गया। तो ये आ जाता है जी मसल्स अफेक्टेड बाय डुचनी। ये इस तरह से होता है। मसल्स ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे पता नहीं बहुत बॉडी बिल्डर है, लेकिन असल में वो फॉल्स हाइपरट्रॉफिक होता है, उनका कोई फंक्शन प्रॉपर नहीं होता। इसके बाद आ जाता है जी गोवर साइन। ये पॉजिटिव गोवर साइन जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा है ना इसके अंदर, वो क्या होता है? गोवर साइन होता है कि आप जो है ना पेशेंट को, या जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सपोज कर लो पेशेंट है, आप उसको बोलोगे कि स्पाइन पोजीशन में लेटे, और स्पाइन पोजीशन में लेटने के बाद जब वो उठने की कोशिश करे, हम उसको बोलेंगे कि भाई उठे वो, लेकिन अपने हाथों का इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है। लेकिन वो कोशिश करेगा उठने की, लेकिन जो है ना वो अपना जो वज़न है ना वो उठा नहीं पाएगा, उसको अपने हाथों को ज़मीन पे लगाना ही पड़ेगा, ताकि वो अपने आप को लेटे हुए को उठा पाए, यानी खड़ा हो पाए वो, क्योंकि उसके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक होते हैं। अब इसी के हम लोग ज़रा थ्योरी देख लेते हैं क्या लिखा है। एन इनएबिलिटी टू लिफ्ट द ट्रंक विदाउट यूजिंग द हैंड्स आर्म्स टू ब्रेस एंड पुश, ठीक है। आप अपने हाथों और बाजुओं का इस्तेमाल किए बगैर जो है ना अपने आप को खड़ा नहीं कर पाओगे, सही है, अगर आपको लटाया जाए तो। इंडिकेट्स पेल्विक मसल वीकनेस एज अकर्स इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वही जो अभी हमने वो ने पढ़ा। एंड स्पाइनल मसल एट्रोफी, स्पाइनल मसल जो आपके होते हैं ना, स्पाइन के जो मसल्स होते हैं उनमें एट्रोफी भी हो सकती है, जो मसल वेस्टिंग। टू चेक फॉर गोवर साइन, प्लेस द पेशेंट इन द स्पाइन पोजिशन एंड आस्क हिम टू राइज। इसको गोवर सोन को, अगर गोवर साइन जो है, अगर हम लोगों ने इसको मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में लेटाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई उठे। जब वो उठने की कोशिश करेगा तो वो अपने हाथों के या बाजुओं कह लो सहारा लिए बगैर नहीं उठ पाएगा, क्योंकि उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक है। यही एक वजह है जिसकी वजह से उसको गोवर साइन पॉजिटिव आ रहा है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा यूनिट यहाँ तक ही था, जो हमारा यूनिट नंबर 1 हेल्थ असेसमेंट का मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट, ये ख़त्म हो गया। अब ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज। चलें फिर, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की कि मैं जितना आसान लफ्ज़ों के साथ समझा सकूँ उतना मैं समझाऊँ, और यही है। इसके अलावा हेल्थ असेसमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको असेसमेंट में आपकी बहुत हेल्प होती है। और अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी के लिए खुदा हाफिज़। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरे को अप्रिसिएशन मिलेगी कि मतलब जो मैंने एफ़र्ट्स अपनी डाली हैं, मतलब आप लोगों को समझ आया है, मतलब मेरे को एक अंदाज़ा हो जाएगा उससे।